नमस्कार दोस्तों। ग्लैमर और चकाचौंध की दुनिया बहुत ही अजीब है। यहाँ उगते हुए सूरज को सलाम किया जाता है और डूबते हुए सूरज को हर कोई भूल जाता है। कुछ ऐसा ही एक्ट्रेस परवीन बाबी के साथ भी हुआ था। वही परवीन बाबी जो टाइम्स मैगजीन के कवर फीचर पर होने वाली पहली बॉलीवुड एक्ट्रेस बनी थी। परवीन बाबी ने 70 से 80 के दशक में फिल्मी दुनिया में तहलका सा मचा दिया था। वे अपने दौर की सबसे ज्यादा फीस लेने वाली एक्ट्रेस भी बनी दोस्तों। लेकिन दुर्भाग्य की बात तो ये है कि जिस एक्ट्रेस को स्टारडम के चरम पर पहुंचने पर पूरी फिल्म इंडस्ट्री ने पूजा, उसी एक्ट्रेस को उनके दुख भरे दिनों में बुला दिया गया। परवीन बाबी से उनके आखिरी दिनों में परिवार तो क्या, बॉलीवुड ने भी दूरी बना ली थी। क्या वजह थी कि खूबसूरत और बोल्ड लड़की को सच्चा प्यार नहीं मिला। बॉलीवुड की हिस्ट्री में मिस्ट्री की कमी नहीं है दोस्तों। बहुत सारे सफल कलाकार ऐसे हैं जिनकी लाइफस्टाइल से लेकर उनकी लाइफ का दी एंड काफी मिस्टीरियस रहा है दोस्तों। ऐसे ही एक अदाकारा थी परवीन बाबी कि जिनकी जिंदगी का अंत देखकर लोगों के मुंह से केवल यही बात निकली कि भगवान ऐसी मौत किसी को न दे। तो दोस्तों आज हम परवीन बाबी की जिंदगी के कुछ अनसुने रहस्य के बारे में बात करेंगे। तो दोस्तों अंत तक बने रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है और कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। 4 अप्रैल 1949 को गुजरात के जूनागढ़ में पैदा हुई परवीन अपने माता पिता की इकलौती संतान थी। परवीन को अपनी बेटी के रूप में गोद में देखने के लिए माता पिता को शादी के बाद लगभग 14 साल का इंतजार करना पड़ा। जब परवीन 10 साल की थी उसी समय उनके पिता इस दुनिया को छोड़कर चले गए थे। अहमदाबाद के माउंट कार्मल स्कूल में परवीन ने स्टार्टिंग एजुकेशन ली। इसके बाद अहमदाबाद के जेवियर्स कॉलेज में ही उन्होंने इंग्लिश ऑनर्स की स्टडी भी की। स्टडी के साथ साथ परवीन मॉडलिंग में भी ट्राई कर रही थी। एक बार की बात है, परवीन बाबी मिनी स्कर्ट में वेस्टर्न आउटफिट में सिगरेट पी रही थी। तभी फिल्मी निर्माता और निर्देशक BR इश्तार की नजर उन पर पड़ी। इन्होंने परवीन को अपनी अपकमिंग फिल्म चरित्र में फीमेल लीड रोल के लिए कास्ट कर लिया। इस फिल्म में उनके ऑपोजिट काम कर रहे थे अपने जमाने के क्रिकेटर रहे सलीम दुर्रानी। इसे परवीन की किस्मत कहे या खूबसूरती का जलवा। फिल्म चरित्र के फ्लॉप होने के बाद भी सलीम दुर्रानी उनके पास ही रहे, लेकिन परवीन बाबी सफलता के नए नए पायदान चढ़ती चली गईं। साल 1974 में जब वो अमिताभ बच्चन के ऑपोजिट मजदूर फिल्म में दिखाई दी तो तब उनके करियर को जबरदस्त बूस्ट मिला। ये वो दौर था जब उस वक्त की बॉलीवुड हसीनाएं अमिताभ बच्चन के साथ काम करने के लिए हसरतें पाला करती थी। उस समय परवीन बाबू को अमिताभ बच्चन के साथ लगातार फिल्म ही नहीं मिली, बल्कि सारी फिल्म सुपरहिट रही, जिसमें निशान, कालिया, काला पत्थर, सुहाग, अमर अकबर एंटनी, नमक हलाल ये कुछ चंद फिल्में थी। ये कुछ उन चंद फिल्मों के नाम हैं जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में अमिताभ बच्चन और परवीन बाबी की जोड़ी को हिट से सुपरहिट बना दिया। लोग तो इन दोनों के बीच में अफेयर की चर्चा भी करने लगे थे। परवीन बाबी का पहला प्यार एक पाकिस्तानी पायलट था दोस्तों, जो पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस में काम करता था। उसका नाम जमील था और वो परिवार का रिश्तेदार भी था। दरअसल उस समय परवीन बाबी कॉलेज में पढ़ रही थी। उन्हें जमील से प्यार हुआ और बात दोनों की शादी तक पहुंच गई। इन दोनों की सगाई भी हो चुकी थी। लेकिन साल 1971 में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ तब परवीन की मां ने इस शादी से मना कर दिया और ये शादी यहीं टूट गई। इसके बाद परवीन की लव लाइफ में एंट्री हुई बॉलीवुड के विलेन डैनी डेंगोज़पा की। ये दोनों लव बर्ड एक दूसरे से बिना शादी किए हुए 4 साल लिव इन रिलेशनशिप में रहते रहे। ये 70 का दशक था। एक बार डैनी ने परवीन के घर पर रखा हुआ शंख बजा दिया। शंख की आवाज सुनकर परवीन बुरी तरह से डर गईं और उन्होंने कुछ इस तरह से रिएक्ट किया जिसे देखकर डैनी के भी होश उड़ गए। वो समझ चुके थे कि परवीन के ब्रेन और एटीट्यूड में कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद डैनी ने परवीन से दूरियां बनाना शुरू कर दिया और 4 साल का ये रिलेशन आपसी सहमति से टूट गया। इस ब्रेकअप के बाद भी परवीन डैनी के घर जाया करती थी, उनके बेडरूम में VCR देखा करती थी। इसके बाद परवीन की एक फिल्म बुलेट सिनेमा घरों में आई, जिसमें उनके ऑपोजिट कबीर बेदी ने काम किया था। एक साथ काम करने के कारण
परवीन और कबीर के बीच भी अट्रैक्शन पैदा हो चुका था। यह अट्रैक्शन प्यार की सीमाओं को पार करने लगा, दोनों को एक होने को मजबूर कर गया। कबीर के प्यार में परवीन ने अपने करियर को दांव पर लगा दिया। वो कबीर बेदी के साथ यूरोप चली गई, लेकिन यूरोप में वो कबीर बेदी के साथ मनचाहा वक्त नहीं बिता सकती थी, क्योंकि कबीर बेदी बहुत काम में व्यस्त होते थे। परवीन को ये फील हुआ कि कबीर उनको इग्नोर कर रहे हैं। इसके बाद दोनों के रिश्तों में दरार शुरू हो गई और फाइनली परवीन कबीर को छोड़कर भारत आ गई। इसके बाद फिर 1977 में परवीन की जिंदगी में चौथा प्यार और चौथे आदमी के रूप में महेश भट्ट की एंट्री होती है। दोस्तों, इसे कोइंसिडेंस ही कहेंगे, क्योंकि परवीन की जिंदगी में जितने भी लोग आए उस समय महेश भट्ट एक फिल्म मेकर के तौर पर स्ट्रगल कर रहे थे, सफलता हासिल करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन उस दौर में परवीन बाबी का करियर अपने पीक पर चल रहा था। महेश भट्ट ने अपनी पत्नी लॉरेन और पूजा को छोड़कर परवीन बाबी के साथ उनके घर में रहना शुरू कर दिया था। जब महेश भट्ट परवीन के साथ रहने लगे थे तो उन्हें इस बात का एहसास हो गया था कि परवीन की लाइफ नॉर्मल नहीं है, उनके साथ कुछ तो एबनॉर्मल है। साल 1979 में दीवार फिल्म की शूटिंग चल रही थी। इस शूटिंग के दौरान घटी एक घटना के बारे में महेश भट्ट बताते हैं कि अचानक परवीन ने अपने हाथ में चाकू लिया कि यहाँ उसे मारने की साजिश चल रही है। ऊपर टंगा झूमर उसके ऊपर ही गिरने वाला है। इसी तरह की बातें करते हुए परवीन ने महेश भट्ट का हाथ पकड़ा और वहां से बाहर निकल गईं। दिन ब दिन परवीन की तमाम हरकतें बढ़ती जा रही थी। एक बार परवीन बाबी महेश भट्ट के साथ कार में जा रही थी। अचानक उन्होंने कार का दरवाजा खोला और जोर जोर से चिल्लाने लगी कि इस कार में बम रखा हुआ है। उनकी इस हरकत से महेश भट्ट भी हैरान हो चुके थे। परवीन बाबी के मन में ये डर बैठ चुका था कि कोई उन्हें मारने की कोशिश कर रहा है। जब डॉक्टरों को दिखाया गया तो डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें सीजोफ्रेनिया नाम की बीमारी है। डॉक्टर उन्हें ठीक करने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक देना चाहते थे, लेकिन महेश भट्ट इसके लिए राजी नहीं हुए। परवीन के ठीक होने की संभावनाएं कम होती जा रही थी। इसके बाद महेश भट्ट परवीन बाबी को लेकर बेंगलुरु चले गए, लेकिन परवीन के डॉक्टर चाहते थे कि महेश भट्ट अब उनके आसपास ना रहें। डॉक्टर की सलाह पर महेश भट्ट परवीन को उनके घर छोड़कर वापस अपनी पत्नी और बच्चे के पास चले गए थे। दोस्तों, एक दिन परवीन ने महेश भट्ट के सामने ये ऑप्शन रखा, या तो वे परवीन के डॉक्टर को चुने या तो फिर महेश भट्ट उनको चुने। महेश भट्ट उनकी बेहतरी चाहते थे, इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि वो इस रिश्ते को यहीं खत्म करते हैं। उन्होंने आधी रात को परवीन का घर छोड़ दिया, लेकिन परवीन महेश भट्ट को रोकने के लिए आधे अधूरे कपड़े में ही सड़क पर दौड़ते हुए घर से बाहर निकल आई थी, लेकिन महेश भट्ट नहीं रुके। परवीन की जिंदगी में ये अकेलापन का चौथा हमला था। दोस्तों, इसके बाद परवीन ने अपने इलाज के लिए विदेश की यात्रा भी की। इसी सिलसिले में साल 1984 में वे अमेरिका के कैंडी एयरपोर्ट पर उतरी, लेकिन एयरपोर्ट के कर्मचारी उन्हें पहचान नहीं पाए और उनकी हरकतों की वजह से उन्हें बेड़ियों में जकड़ लिया गया और बंद कर लिया गया। ये बात इंडियन एम्बेसी तक पहुंची तो इंडियन एम्बेसी ने बात की। इसके बाद बेड़ियां छुड़ाई गईं। इसके बाद परवीन बाबी जब भारत आई तो उन्होंने सुपरस्टार अमिताभ बच्चन पर गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना था कि अमिताभ बच्चन एक अंतर्राष्ट्रीय गैंगस्टर है, उन्होंने उनकी जान लेने की कोशिश की है। उनके गुंडों द्वारा उन्हें अमेरिका में किडनैप कर लिया गया था और एक आइलैंड में रखा गया था। वहां उनके कान की सर्जरी करके एक चिप भी लगाई गई थी, जिसमें कि अमिताभ बच्चन उन पर हमेशा नजर रख सकें। उन्होंने इस तरह के आरोप इंटरव्यू के दौरान लगाए थे। दोस्तों, जब उनके घर की बिजली चली जाती थी तो इसकी साजिश का आरोप भी वह इंटरनेशनल गैंग पर लगाया करती थी। इतना ही नहीं दोस्तों, खुद को मारने की साजिश रचने के लिए उन्होंने बिल क्लिंटन, अल गोर, प्रिंस चार्ल्स, रॉबर्ट रेड फोर्ड जैसी वर्ल्ड फेमस हस्तियों पर इल्जाम भी लगाए थे। दोस्तों, ये तमाम आरोप बिना किसी सबूत के लगाए गए थे। इसके बाद लोगों के मन में परवीन बाबी को लेकर सिर्फ सिंपैथी बची थी, जिसे वे मन में कह सकते थे, लेकिन कोई भी परवीन से मिलना नहीं चाहता था।
पड़ोसियों ने देखा कि परवीन भाभी के दरवाजे पर 3 दिन से दूध के पैकेट और अखबार पड़े हैं। जब उन्होंने पुलिस को फोन किया तो पुलिस आई, दरवाजा तोड़कर अंदर गई तो परवीन भाभी इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। पोस्टमार्टम में परवीन भाभी डायबिटीज भी निकली। इसकी वजह से उनके पैरों में गैंग्रीन भी हो चुका था। परवीन जब जिंदा थी तो उनके किसी भी परिवार वालों का अता पता नहीं था। उनके मरने के बाद संपत्ति के कई दावेदार आ गए। संपत्ति के विवाद में कोर्ट ने जो फैसला दिया, उनके अकॉर्डिंग जुहू में 4 बेडरूम वाला फ्लैट, जूनागढ़ की हवेली, जेवर और बैंक में रखे 20 लाख रुपए की एफडी, कुल संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा महिलाओं की भलाई के लिए ट्रस्ट बनाने में खर्च किया जाएगा। इस ट्रस्ट को चलाने की जिम्मेदारी परवीन के 80 वर्षीय चाचा मुराद खान को दी गई थी। परिवार वालों को कुछ नहीं मिला। कहते हैं कि परवीन ने अंतिम समय में ईसाई धर्म को अपना लिया था और उनकी अंतिम इच्छा थी कि उनकी क्रियाकर्म ईसाई मान्यताओं के अनुसार हो। लेकिन उनके परिवार वालों ने मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार परवीन की मां की कब्र के बगल में ही परवीन को दफना दिया था। दोस्तों, मेरे को कमेंट्स में जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और परवीन भाभी ने सही किया या गलत। इसी के साथ ये वीडियो का अंत मैं यहीं करता हूँ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको कुछ नॉलेज देकर गई होगी। ऐसी नॉलेजेबल वीडियोस के लिए मेरे चैनल ट्रेजर नॉलेज टीवी हिंदी को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए। जब तक के लिए धन्यवाद। जय मां भारती।